द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा द पीसीएस स्टडीज़ एक टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है, जिसके द्वारा हम लोग 17th बीपीएससी मेंस की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स देखते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड होता है, जिससे आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमने इकोनॉमी और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। साइंस एंड टेक कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का डेट आ गया है, एस आप लोगों को पता होगा 25 अप्रैल से। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जल्दी जल्दी सारा कुछ कंप्लीट कर ले, ताकि रिवीजन के लिए हम लोगों के पास इनफ टाइम मिल जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट है कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला करके हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बनाते हैं। मतलब बायोलॉजी जो कि एक लाइफ साइंस है, लिविंग बींग से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजी जो है एप्लीकेशन ऑफ साइंस, इन दोनों को कंबाइन करने से हमें बायोटेक्नोलॉजी मिलता है। मतलब कि बायोलॉजी में जब हम टेक्नोलॉजी लगाते हैं तो उसे बायोटेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं। इसका मतलब होता है यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स टू प्रोड्यूस गोल्स एंड सर्विसेज विच आर बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। यह हो गया बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को इतना डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बीपीएससी में जनरली हर साल या तो बायोटेक्नोलॉजी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मतलब कोई ना कोई टॉपिक या एस्पेक्ट बायोटेक्नोलॉजी का या नैनो टेक्नोलॉजी का पूछा ही जाता है। और एक है कंप्यूटर साइंस। इन तीनों से प्रायः क्वेश्चन देखा ही जाता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बायो फर्टिलाइजर्स, जीएम क्रॉप्स, ये सब में। उसके बाद फिर है मेडिसिन में, जिसमें कि वैक्सीन, ट्रांसजेनिक डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे लाइफ साइंसेज में, जैसे आईवीएफ, उसके साथ हार्मोन्स, ये सब में देखेंगे। उसके बाद फिर फूड टेक्नोलॉजी में, जैसे फूड प्रोसेसिंग, एंजाइम्स में देखेंगे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में देखेंगे, बायो वेस्ट मैनेजमेंट या इकोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हम लोग देखेंगे। ये सारा बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्लासिफिकेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीन हम लोग बोलते हैं, जेनेटिक या जेनोमिक और नॉन जेनेटिक। यानी कि अगर हम लोग जीन्स को देख रहे हैं, यानी कि जो 23 पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स होता है, हॉर्मोन्स के अंदर जीन होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है डीएनए, डीएनए में एक यूनिट होता है जीन। तो जब हम लोग जीन्स को देखेंगे तो हम लोग जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। और जब हम ये हॉर्मोन्स या जीन्स को छोड़ करके, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ के और बाकी कुछ देखेंगे, जैसे कि टिश्यूज़, ऑर्गन्स, जैसे बोन मैरो, ये सब, तो वो हम लोग फिर नॉन जेनेटिक टिश्यू कल्चर में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से यूज़ के हिसाब से कि ये टेक्नोलॉजी तो हो गया जेनेटिक और नॉन जेनेटिक हो गया, ऑर्गेनिक के हिसाब से कि लिविंग बींग में जेनेटिक है या फिर नॉन जेनेटिक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर हम ह्यूमन बींग के पर्सपेक्टिव से देखें कि यूज़ हम लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो कि लाइफ साइंस या मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यानी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यानी ओशन से रिलेटेड है, मरीन से। इसे हम लोग बोलते हैं। अगर जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखने के लिए आए तो आप लोग इस तरह से क्लासिफिकेशन करके लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि रेड बायोटेक्नोलॉजी पे अपना नोट्स, फिर ग्रीन पे, फिर वाइट पे, फिर ब्लू पे, तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहता है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन वाला बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें होता है इट इज़ अ टेक्निक फॉर मैनिपुलेटिंग ऑर्गेनिजम्स जीनोम। जीनोम को मैनिपुलेट किया जाता है, जो हमने पढ़ा अभी कि जो 23 पेयर्स ऑफ हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स में डीएनए होता है, डीएनए का फंक्शनल यूनिट जो जीन होता है, उस जीन्स को हम लोग मैनिपुलेट करते हैं टू ऐड द डिजायर्ड ट्रेट्स। यानी कि ऐसे करके अगर डीएनए है, ये डबल हेलिक्स वाला इस तरह का डीएनए है, तो इसका ये वाला पार्ट को हम लोग काट करके रिप्लेस कर दिए और एक नया इस तरह का एक पार्ट है मान के चलिए, तो ये वाला पार्ट को हम लोग इसमें ऐड कर दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन। जीन जो होता है एक हेरिडिटरी यूनिट होता है, यानी कि ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो हमने पढ़ा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक डीएनए का सेगमेंट है, तो इसका एक पार्ट अगर हम लोग छोटा सा ले लें जो कि फंक्शनल यूनिट है, जो ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसे हम लोग जीन कहते हैं। डीएनए हमने पढ़ लिया कि एक लॉन्ग स्ट्रैंड्स होता है डीएनए का, डबल क्रॉस हेलिक्स होता है, और इसमें 4 टाइप के
न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं ATGC यानी कि एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन और साइटोसाइन। और वहीं पे टी जो है वो थाइमाइन जो है वो DNA में पाया जाता है। और अगर हम RNA की बात कर लें, RNA, तो इसके टी के जगह पे यू होता है यानी कि यूरासिल। और अगर वही हम लोग RNA की बात कर ले तो RNA में थियामाइन के जगह पे यूरासिल होता है। इन दिस प्रोसेस DNA ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज अल्टर्ड टू चेंज न्यूक्लियोटाइड्स अरेंजमेंट इन DNA मॉलिक्यूल्स। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हम लोग एक सेगमेंट को DNA का निकाल देते हैं और उसके जगह डिजायर्ड जो सेगमेंट है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज करके हम लोग उसे इंसर्ट कर देते हैं, वही हो जाता है DNA टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट DNA जो होता है वो फॉर्म होता है बाय सिलेक्शन ऑफ वेक्टर DNA, फॉर्मेशन ऑफ rDNA, इंसर्शन ऑफ rDNA इन होस्ट सेल। rDNA का मतलब हो गया रिकॉम्बिनेंट DNA। उसके बाद उसका क्लोनिंग होता है और फिर सिलेक्शन होता है ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस में दिया है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है प्रोसेस की पूरा कैसे रिकम्बिनेंट DNA फॉर्म होता है या कैसे फंक्शन करना होता है। तो ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है इतना डिटेल में, हम लोगों को बस सिर्फ इतना पढ़ना था कि रिकम्बिनेंट DNA होता क्या है। ये सब फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये नोट्स UPSC का है तो मैंने इसे आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कर दिया ताकि ये नोट्स आप लोगों को अधूरा ना लगे, और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग इसमें से पढ़ सकें। तो हमने रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी देख लिया फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि स्टेम सेल फॉर्म cell from which all other cells of specialization function are generated. Stem cell divide to form more cells under the right condition in the body or in laboratory. They are present during embryonic development and adult body. स्टेम सेल मैं आप लोगों को बता दूं, स्टेम सेल जो होता है वो एक स्पेशलाइज सेल होता है जो कि इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी टाइप के सेल में ह्यूमन बॉडी के ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मान लीजिए कि ये एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल अगर हम चाहें कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए मसल्स में तो ये मसल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम लोग चाहें इसे न्यूरॉन्स में ट्रांसफॉर्म करें तो न्यूरॉन्स में हम लोग कर सकते हैं ट्रांसफर। इससे हम लोग जैसे कि लिखा हुआ है लिवर सेल में ट्रांसफ़र कर बनाना चाहते हैं तो लिवर सेल इससे बन जाएगा। इससे अगर हम लोग ब्लड सेल बनाना चाहें तो ब्लड सेल बन जाएगा। मतलब ये कि स्टेम सेल एक ऐसा स्पेशलाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेल होता है जिसे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ मिट्टी होता है जिससे हम लोग जिस तरह का शेप का घड़ा बनाना चाहें वैसा इससे बना सकते हैं। आप लोग इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। और स्टेम सेल जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पाया जाता है, यानी कि जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, तो उसमें स्टेम सेल होता है और उसी से फिर पूरा ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी बनता है। और जब ह्यूमन बॉडी जब अडल्ट हो जाता है यानी कि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब ये बॉडी के कहीं कहीं पार्ट में पाया जाता है, जैसे कि बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेम सेल, दे कंटिन्यू टू डिवाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ। स्टेम सेल आर अनस्पेशलाइज्ड, जो मैंने बोला कि ये मिट्टी टाइप का होता है जिससे हम लोग जिस भी तरह का घड़ा बना सकते हैं, यानी अनस्पेशलाइज्ड होता है। इट डज नॉट हैव टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। स्टेम सेल हैव एबिलिटी टू क्रिएट स्पेशलाइज्ड सेल, यानी टाइप ऑफ स्टेम सेल हम लोग देख लेते हैं। ये होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब होता है तो उसमें होता है। ये टोटीपोटेंट होता है, मतलब कि इससे किसी भी तरह का सेल बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर होता है प्लूरीपोटेंट, उसके बाद मल्टीपोटेंट, फिर यूनिपोटेंट। टोटीपोटेंट मतलब इससे पूरा होल बॉडी ह्यूमन बॉडी बनाया जा सकता है, जो कि जाइगोट या एम्ब्रियो में होता है। फिर प्लूरीपोटेंट जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है बिफोर बर्थ। मल्टीपोटेंट जब फिर सेल डिवीजन होने लगता है तब। और यूनिपोटेंट जो ह्यूमन सेल नॉर्मल वाला होता है वो। और उसके बाद फिर होता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल, ये फिर ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है, लैब ग्रोन होता है। और अडल्ट स्टेम सेल ये फिर बोन मैरो में पाया जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है ये होता है टोटीपोटेंट, यानी कि इससे पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है। उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो प्लूरीपोटेंट होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो अ टाइप ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन से पहले का स्टेज होता है, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। उसके बाद जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो मल्टीपोटेंट हो जाता है कि उसमें से कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। और जब फीटस बन जाता है तो वो कंप्लीट एक ह्यूमन बॉडी होता है, इसलिए उसमें सिर्फ यूनिपोटेंट सेल्स बचते हैं। ये स्टेम सेल का कैटेगराइजेशन हो गया। अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और अडल्ट स्टेम सेल, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है उससे हम लोग टाइप ऑफ स्टेम सेल्स बना सकते हैं। और अडल्ट स्टेम सेल जो होता है वो सिर्फ बोन मैरो में पाया जाता है, वो बहुत कम स्पेसिफिक यूज़ का होता है।
ये फ्रेंड्स हमने स्टेम सेल पढ़ लिया, अब आपको इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। स्टेम सेल थेरेपी का मतलब होता है इट मे बी 3 टाइप्स। स्टेम सेल्स कैन बी डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। स्टेम सेल कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय द सर्जरी। द स्पेसिफिक ऑर्गन कैन बी डेवलप्ड इन लैब सेपरेटली एंड देन ट्रांसप्लांटेड। ये होता है स्टेम सेल का टेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल्स पढ़ लिया। फ्रेंड्स एग्जाम में जब आएगा तो आप लोगों को इतना डिटेल में कभी लिखने के लिए आएगा ही नहीं, बस आप लोगों को पूछेगा बायोटेक्नोलॉजी या स्टेम सेल, तो आप लोग को थोड़ा बहुत ही उसमें लिखना है, इसीलिए आप लोग को इतना ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब स्टेम सेल का क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, इसमें ये लिखा हुआ, आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, जैसे ग्राफ रिजेक्शन, अनकंट्रोल रीजेनरेशन, ये सब कुछ इसके लॉसेस हैं। उसी तरह एथिकल प्रॉब्लम्स इससे है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, अगर इसमें रिसर्च किया जाए तो उसके लिए ह्यूमन एम्ब्रियो का ज़रूरत होता है, ये एक अनएथिकल चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का क्लोनिंग। अब क्लोनिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और सोमैटिक क्लोनिंग। इसमें क्या होता है कि ये सेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें कि सोमैटिक सेल्स जो होता है उसमें से न्यूक्लियस को निकाल के उसमें फिर फर्टाइल न्यूक्लियस को ऐड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाया जाता है, उससे फिर एम्ब्रियो या ज़ाइगोट फॉर्मेशन किया जाता है, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म, यानी कि इससे जो प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, ना कि उसमें कोई भी चेंजेस होता है, जेनेटिक चेंजेस, इसीलिए इसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। 1975 में सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के द्वारा सबसे पहला एक बनाया गया था क्लोन। इसमें इलेक्ट्रिक शॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग को बस इतना ही जानना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर क्लोनिंग का बोला जाए तो डॉली शिप जो बनाया गया था, जो एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है इसका डायग्राम, तो वो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि डॉली शिप जो है वो फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल बनाया गया था वर्ल्ड में। अब टाइप ऑफ क्लोनिंग जो होता है वो थेराप्यूटिक या फिर रिप्रोडक्टिव होता है। थेराप्यूटिक का मतलब होता है कि ये क्लोनिंग जो होता है वो किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का क्लोनिंग किया जाता है ताकि उस ऑर्गन को फिर ट्रांसप्लांट किया जा सके ह्यूमन बॉडी में। और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का मतलब होता है कि कंप्लीट एक न्यू ह्यूमन बींग बनाया जाए जाइगोट और एम्ब्रियो के द्वारा। और थेराप्यूटिक में होता है कि सिर्फ एक ऑर्गन बनाया जाता है और इसमें पूरा कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बनाया जाता है यूटेरस में। इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिंग, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का इफेक्ट है। जैसे कि ये लाइव अगर हम लोग ऑर्गन का सिर्फ क्लोनिंग करते हैं जिसे हम लोग थेराप्यूटिक बोल रहे हैं, तो थेराप्यूटिक जो क्लोनिंग होगा उससे लाइफ सेव किया जा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी को चेक कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग जेनेटिक क्लोनिंग या फिर ह्यूमन बॉडी का पूरा क्लोनिंग करें तो उससे फिर क्लोन आर्मी ये सब बहुत सारा नेगेटिव चीज़ हो सकता है। रिलेशनशिप में इशू आ सकता है कि जो क्लोन होगा वो ऑफस्प्रिंग होगा या सिस्टर होगा, क्लोन का इलीगल ट्रेड हो सकता है। इससे रिलेटेड एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम है द आइलैंड मूवी, एक हॉलीवुड मूवी है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं। उसमें क्लोनिंग का बहुत अच्छे से दिखाया गया है, मिसयूज़ कैसे किया जाता है क्लोनिंग का और उससे कैसे कैसे सोशल इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो मूवी का नाम है ये द आइलैंड। इस मूवी को आप लोग देख सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, अभी मत देखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम फिर हैम्पर हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आप इसे हिंदी डबिंग के साथ या फिर इंग्लिश में देख सकते हैं। एक अच्छा मूवी है क्लोनिंग से रिलेटेड इशू को समझने के लिए। उसके बाद है ह्यूमन क्लोनिंग। ह्यूमन क्लोनिंग का क्या इशू हो सकता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि वो सोशल इशू हो सकता है कि वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो उसे हम लोग चाइल्ड कहेंगे या सिस्टर, क्योंकि उसका जेनेटिक जो होगा फॉर्मेशन वो इक्वल टू द पेरेंट होगा, ना कि कुछ डिफरेंट होगा। उसी तरह से क्लोन आर्मी का इशू आ जाएगा, फिर ऑर्गन ट्रेड का इशू आएगा, ये सब हो गया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम अगर कुछ होती है तो फिर उसमें क्या होता है कि एक्सटीरियर या फिर लैब में फिर इसमें फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और उसे फिर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है। और इसका बेनिफिट है बहुत सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं इसमें, ये हमने पढ़ लिया। उसी तरह से सरोगेसी होता है, वुमेन कैरीज अ बेबी फॉर अ कपल who are able to conceive, who are unable to conceive or carry a child by themselves because of medical या physical reasons। ये हो गया सरोगेसी। तो सरोगेसी का मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मूवीज़ देखी होगी, जैसे मिमी मूवी, तो उसमें बहुत अच्छे से सरोगेसी को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग इसे जानते हैं। ये कुछ बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल्स थे जो हम लोग डील कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है जीन थेरेपी, ये नया टॉपिक है जीन थेरेपी। इसका मतलब होता है इन दिस प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू अ पर्सन सेल टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, यानी कि ये एक टाइप ऑफ वैक्सीनेशन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज अ कॉमन वेक्टर
जिसे हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जीन का रिप्लेसमेंट किया जाता है, डिजीज कैरिंग जो जीन होता है उसे फिर हटा के नया जीन, रिफॉर्म जीन जो है वो ऐड किया जाता है, उसे ही हम लोग जीन थेरेपी कहते हैं। और ये दो काइंड का होता है, जर्म सेल या सोमैटिक सेल में होता है। जर्म सेल में अगर हम लोग करते हैं तो फिर हेरिडिटरी हो जाता है, यानी कि वो फिर ट्रांसफ़र हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। वहीं अगर सोमैटिक सेल में करते हैं, यानी कि हम लोग अगर जीन को छोड़ के और कहीं भी चेंज करते हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता, बस उस जनरेशन तक रहता है और उस जनरेशन में वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ये हो गया जीन थ्योरी या फिर जीन थेरेपी। अब इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे क्रिस्पर कैस9 टेक्निक है, इसके द्वारा जीन थ्योरी को या जीन टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें जीन को एडिट करने के लिए क्रिस्पर कैस9 नाम का एक कैंची होता है, जिसके द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एक काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जिसे कट करके उसमें फिर इंसर्ट किया जाता है। तो ये हमने देख लिया जीन थेरेपी। अब हम लोग देखते हैं डीएनए वैक्सीन्स। तो डीएनए वैक्सीन्स का मतलब होता है दे आर द वैक्सीन्स दैट यूजेज अ जीन फ्रॉम वायरस और बैक्टीरिया टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी सिस्टम। Such vaccines work by injection of specific DNA RNA sequence against which an immunity response is sought, so that cell directly produce the antibodies and develop प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब ये हुआ डीएनए वैक्सीन्स का कि हम लोग डीएनए या आरएनए सीक्वेंस जो होता है, जो उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सकता है, वैसा वाला डीएनए या आरएनए बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि बॉडी में एक इम्यूनिटी क्रिएट होती है और उस बैक्टीरिया या वायरस के एंटर करने पर उससे वो फाइट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, ये कोविड वाला एग्जाम्पल है कि कोरोना का एक वायरस है जिसका एक स्पाइक प्रोटीन से ऊपर में, जैसे ये वाला जो होता है ये स्पाइक प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन को हमने लिया, उसमें से आरएनए निकाला, उसे लिपिड की कोटिंग की, उसे एमआरएनए में डाला और उस आरएनए को इंजेक्ट कर दिया ह्यूमन सेल में। अब वो एमआरएनए और उसमें स्पाइक प्रोटीन का जो पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, तो जब भी कोविड का अटैक होगा तो वो उसे ट्रिगर कर देगा इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि कोविड का जो वायरस है ह्यूमन बॉडी में अटैक नहीं कर पाएगा। ये प्रोसेस है डीएनए वैक्सीन के काम करने का। इसका एडवांटेज क्या है कि इजी एंड क्विक टू डिज़ाइन, बहुत आसान है क्योंकि स्पाइक प्रोटीन हमने चुरा लिया कोविड वायरस से, तो ये बहुत इजी होता है डिज़ाइन करने के लिए। बट जैसे कि हमने देखा भी कोविड के टाइम कि 3-4 महीने में हमने वैक्सीन डेवलप भी कर लिया था। बेटर एफिशिएंसी देन कन्वेंशनल वैक्सीन्स हैज़ द एबिलिटी टू इंड्यूस अ वाइडर रेंज ऑफ इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। उसी तरह से एमआरएनए वैक्सीन होता है, हमने देखा कि कोविड के लिए डीएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन सब था, जैसे मॉडर्ना, फाइजर का, उसके बाद रेमडेसिविर का, बहुत सारा वैक्सीन्स था। प्रोसेस एमआरएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर द स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस, लिपिड कोटिंग होता है। ये पूरा प्रोसेस हमने देखा, जैसे मॉडर्ना और फाइजर वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो एमआरएनए पे बेस्ड था। वहीं रशियन जो स्पुतनिक था वो एडिनो वायरस वाला, वो डीएनए वैक्सीन था। ये हमने देखा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कैसे होता है लिविंग बींग्स में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ एग्रीकल्चर में। तो इससे क्या होता है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाया जाता है, यानी जीएम क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। आप लोग को इसमें याद रखना है कि जीएम क्रॉप्स जो है इंडिया में एक ही अभी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया है, और वो है जीएम कॉटन। जीएम कॉटन क्योंकि जीएम जो है बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी मस्टर्ड, उसे अभी अप्रूवल नहीं मिला है गवर्नमेंट का। जीएम क्रॉप्स क्या होता है, या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द वन हुज डीएनए इज मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। द मेन एम इज टू इम्प्लांट अ न्यू ट्रेट टू द प्लांट विच डज नॉट ऑकर नेचुरली। दिस प्रोसेस में प्रोवाइड मेनी एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेज मिलता है इससे, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, जैसे बीटी ब्रिंजल जो है वो बनाया गया है तो उसमें जो कीड़े लगते हैं, जो वो बोरर्स जो होते हैं, रूट एंड शूट बोरर्स, वो कीड़े नहीं लगते हैं उसमें, और उसमें पेस्ट का कंट्रोल बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए बीटी ब्रिंजल को बनाया गया। बट उसे अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिला है। वैसे ही जीएम मस्टर्ड जो है, जीएम मस्टर्ड में भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, वैसा उस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये सब अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इंडिया में, बट आप लोग इसे जान सकते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस का, टॉलरेंस टू हीट, कोल्ड एंड ड्रॉट, हायर यील्ड का, इम्प्रूव क्वालिटी का, और न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाता है। इसके लिए ट्रांस जीन डाला जाता है, यानी एक्सटर्नल एक जीन होता है जो कि नेचुरली उस प्लांट में नहीं पाया जाता, उसे इन ऐड किया जाता है। और इससे गोल्डन राइस बनाया गया है। जैसे गोल्डन राइस जो है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, और ये विटामिन ए डालने के लिए एक ट्रांस जीन ऐड किया गया है राइस में, और वो जीन है डैफोडिल्स फ्लावर का। जो डैफोडिल्स फ्लावर होता है उसमें जो विटामिन ए पाया जाता है
उस जीन को ऐड कर दिया गया है राइस में, इसीलिए इसका नाम हो गया गोल्डन राइस। और ये विटामिन ए का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है, तो इसे हम लोग ले सकते हैं, बट ये अभी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। उसी तरह बीटी कॉटन इकलौता ऐसा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है जो इंडिया में अभी अलाउड है इसकी क्रॉपिंग। आप लोगों ने ये देखा, इसे मोनसेंटो के द्वारा बनाया गया और इसमें मोनोपोली है यूएसए कॉटन सीड कंपनी की, यानी कि सीड जो है वो मोनसेंटो के द्वारा बनाया जाता है और इसमें कंप्लीट मोनोपोली है, यानी कि ये सीड कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जेनेटिक क्रॉप्स जो होता है उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? किल नेचुरल ऑकरिंग इंसेक्ट एंड अफेक्ट द फूड चेन। यही सब कुछ कारण है जिसके कारण अभी बीटी ब्रिंजल या फिर जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल नहीं मिला है। उसी तरह से इंसेक्ट विल डेवलप इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। अदर जो क्रॉप्स हैं इंडिया में, जैसे बीटी ब्रिंजल जो मैंने अभी आपको बताया, ये माहेको द्वारा बनाया गया है, यानी महाराष्ट्र की कंपनी है उसके द्वारा। उसी तरह से जीएम मस्टर्ड जो है DMH11 ये बनाया गया है, जो मैंने आपको बताया। जीएम मॉस्किटो का काम होगा कि ये मॉस्किटो लार्वा जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दे, इसके लिए इसे बनाया गया है जीएम मॉस्किटो को। बट यही अभी इसका लिमिटेशन है कि सिर्फ एक को अप्रूवल मिला है जीएम कॉटन को, और बाकी को अभी अप्रूवल नहीं मिला है। ये सब अभी रिसर्च बेसिस पे चल रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन देखते हैं, वो है बायो फर्टिलाइजर्स। इट कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच व्हेन एडेड टू द सॉइल इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बैक्टीरिया, अलगी और फंगी। ये सब बायो फर्टिलाइजर्स के जैसा हम लोग यूज़ करते हैं, जिनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर फॉस्फोरस फिक्सेशन, जो कि सेम्बायोटिक या नॉन सेम्बायोटिक हो सकते हैं। सेम्बायोटिक में आते हैं राइजोबियम, अजोला, लिग्यूमिनस प्लांट्स में जो कि पाए जाते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन अलगी जो कि पैडी फील्ड्स में पाए जाते हैं। वहीं नॉन सेम्बायोटिक जो होते हैं उसमें होता है एजोटोबैक्टर्स जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, वो नॉन सेम्बायोटिक होते हैं, यानी कि फ्री लिविंग होते हैं। और ब्लू ग्रीन अलगी हमने देख लिया पैडी फील्ड में पाए जाते हैं, और सेम्बायोटिक वाले जो होते हैं वो जनरली लिग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे एजोला और राइजोबियम। और कुछ होते हैं फॉस्फोरस फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर्स या फिर बायो ऑर्गेनिजम्स, ये हमने देख लिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ग्रीन हाउस एमिशन को कम कर सकते हैं। इससे हम लोग कर सकते हैं, इसके द्वारा हम लोग सेलुलोटिक बायोफ्यूल बना सकते हैं, यानी कि जो सेलुलोज से बनता है, यानी कि लिविंग प्लांट्स से जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग बना सकते हैं। जिससे क्या होगा कि हम लोग पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कोल का यूज़ करना कम कर देंगे, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम हो जाएगा। बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक हम लोग इससे बना सकते हैं, अलगी का यूज़ कर सकते हैं, ऑयल जैपर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जैपर एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑयल जो सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑयल के, उसे ईट करता है यानी खा लेता है। तो ऑयल जैपर का यूज़ होता है जहाँ जहाँ जैसे ऑयल स्पिल होता है, जैसे जो भी लैंड में या सी रिवर में ऑयल स्पिल हो गया, ऑयल फैल गया है, तो उस जगह पे ऑयल जैपर बैक्टीरियाज को ऐड किया जाता है ताकि वहाँ से ऑयल का रिमूवल कर दे। ये स्पेशली जो सी ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑयल या पेट्रोलियम का, उसमें जो ऑयल स्पिल्स हो जाता है लीकेज के कारण, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से अल्ट्रोमोनास का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे इस चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा बायोलॉजिकल वेपन्स या फिर बायोलॉजिकल टेररिज्म। जैसे बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरस का इस्तेमाल एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और इसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में ऐड किया गया है। यानी कि WTO का कहना है कि बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं वो सबसेट ऑफ लार्ज क्लासेस ऑफ वेपन्स रेफर टू एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी लार्ज अमाउंट में इससे डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। इससे रिलेटेड बहुत सारा मूवीज़ भी है जो आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपको इस पे बहुत ज़्यादा क्लियर नॉलेज हो जाएगा। जैसे एक मूवी है कोरियन मूवी ट्रेन टू बुसान, में भी आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेन टू बुसान, BUSAN, ये कोरियन मूवी है साउथ कोरिया की। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कैसे बायोलॉजिकल वेपन को इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एक मूवी है, रिसेंटली मूवी है ये, हाल फिलहाल में आई है, वर्ल्ड वार Z, ये मूवी, ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है बायो टेररिज्म को, तो आप लोग इसे देख सकते हैं, लेकिन अभी मत देखिएगा, एग्ज़ाम के बाद देखिएगा। अब एक डिबेट उठता है कि कोविड-19 जो है वो बायोलॉजिकल वेपन था या नहीं। तो इसमें कोई भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यह था या नहीं,
बस इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द मोशन या फिर आर्ग्यूमेंट्स फॉर द मोशन हम लोग बोल सकते हैं कि बायो टेररिज्म था या नहीं, कोई भी कंक्रीट इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी देखा, जिसमें कि हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत एक्सटेंसिवली देखा, हर टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा देखा, क्योंकि इससे एग्जाम में इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा कि जैसे सरोगेसी को पूरा एक्सप्लेन किया जाए 4-5 पेज में, वैसा क्वेश्चन नहीं आता। बायोटेक्नोलॉजी से ओवरऑल होलिस्टिक क्वेश्चन आता है। तो इस कारण से सब कुछ को हमने थोड़ा थोड़ा देखा। जैसे कि हमने क्या क्या देखा, तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा आज, ताकि कन्फ्यूजन ना हो इस टॉपिक में। तो हमने जेनेटिक या फिर नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी देखा, रेड ग्रीन वाइट और ब्लू टेक्नोलॉजी देखा। जैसे कि हमने देखा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमने कैसे रेड टेक्नोलॉजी का अलग से लिखना है, ग्रीन का अलग से। जैसे हमने जो बायो फर्टिलाइजर्स देखा या फिर जो ऑयल जैपर्स वाला देखा, वो सब हम लोग, जैसे ऑयल जैपर वाला है तो उसे हम लोग ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में ऐड करेंगे। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में हमने बायो फर्टिलाइजर्स वाला देखा या बायो फ्यूल्स देखा, उसे ऐड करेंगे। रेड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आईवीएफ, सरोगेसी या फिर क्लोनिंग, सोमैटिक सेल जो देखा हमने, स्टेम सेल, वो सब ऐड करेंगे। ये सब हम लोग इस तरह से लिखेंगे। जीनेटिक इंजीनियरिंग हमने देखा, क्रिस्पर कैस9 का यूज़ देखा, वैक्सीन फॉर्मेशन देखा, वेक्टर वैक्सीन ये सब कैसे बनता है वो हमने देखा। तो ये सब चीज़ आज हम लोगों ने देखा, जिससे हम लोगों ने क्लोनिंग देखा, हम लोगों ने स्टेम सेल थेरेपी देखा। ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने समरी टाइप से देखा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत डिटेल में नहीं आता, सिर्फ समरी आता है। तो मैंने समरी में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है ह्यूमन लाइफ में, और कैसे कैसे ह्यूमन लाइफ को इससे चेंज किया जा रहा है, पॉजिटिव वे में भी एज अ थेराप्यूटिक या फिर मेडिसिन पर्पज से, और दूसरे सेंस में, नेगेटिव सेंस में भी, जैसे कि बायो टेररिज्म या बायो वेपन्स के द्वारा। तो हमने आज कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।